मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश के 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे जो बता रहे हैं, आज उसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल, ओवैसी, मायावती वगैरह वगैरह मिलकर अगर 2024 में संभव है कि नरेंद्र मोदी को 350 सीट जितवा दे। क्यों ऐसा लग रहा है? भाई पॉलिटिक्स से लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आज की तारीख में 2022 में? इस उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। बीजेपी इस वक्त भी विपक्ष से बहुत आगे है, लीड कर रही है, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, यह आपको पता है। क्षेत्रीय दलों ने 3 सीटें जीती, यह आपको पता है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, उनका खाता नहीं खुला, यह भी आपको पता है। वो भारत जोड़ने में व्यस्त हैं, भारत उनसे जुड़ना ही नहीं चाह रहा है, सीट ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं जो आपको इन नतीजों में नहीं दिखा या आपको नहीं पता, और कैसे वो 2024 से कनेक्टेड। देखिए उपचुनाव में 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को बेचैन कर दिया। नीतीश कुमार को तो नींद ही नहीं आई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे उन्होंने शराब नीति जो है वो थोड़ी ढीली की है, उसकी वजह यह भी हो सकती है। देखिए जो 3 राज्य आपको कह रहा हूं जो 2024 के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और कल के उपचुनाव के नतीजों में उनको समझा जाना चाहिए। एक है बिहार। भाई सारी कहानी यही थी ना कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ गए, नीतीश कुमार की जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ आ गए, मामला खत्म, बीजेपी खत्म, वहां पे 40 सीट का नुकसान कर देंगे, बस हो गया खत्म। अब क्या फिर कुछ बचा? नरेंद्र मोदी जाएंगे झोला उठा के, जो कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओडिशा, नवीन पटनायक का गढ़ है, यहां कोई हिला नहीं सकता, लेकिन नतीजे क्या कह रहे हैं? और तीसरा राज्य जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है तेलंगाना, जहां के मुख्यमंत्री और असदुद्दीन ओवैसी के खास दोस्त केसीआर बड़ा सपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष सत्ता में है, विपक्ष की सत्ता है। बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी, ओडिशा में बीजेडी और तेलंगाना में टीआरएस। तीनों राज्य ऐसे हैं जहां के नेताओं को पीएम की रेस में भी गिना जाता है। भाई बिहार जिनकी बात हो रही है, यहां से नीतीश जी अपना सपना संजो लिए हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। फिर चर्चा यह होती है कि नवीन बाबू जो है वो भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की रेस में, हालांकि वो बड़े शांत व्यक्ति हैं, वो उतना ज्यादा इसका लोड लेते नहीं है। और तीसरे केसीआर हैं। तो तीनों राज्य ऐसे हैं जिनका लोग जो है वो पीएम इन वेटिंग है, ये अपने आप को मानते हैं, या इनकी चर्चा होती है कि ये पीएम बन सकते हैं। अब इन तीनों राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी हैं? बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, एलएस लोकसभा सीट, और इसमें पिछली बार बीजेपी को कितनी आई थी? बीजेपी को इसमें से 17 सीट आई, 17। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट, और इसमें से बीजेपी को कितनी मिली थी? इस 21 में से 8 सीट बीजेपी को गई। तेलंगाना में 17 सीट है, 17 सीट, और इसमें से बीजेपी के पास कितनी गई थी? 4 सीट। यानी अगर आप टोटल देखिएगा तो यहां पर 78 सीट इन 3 राज्य में है, जिसमें से बीजेपी के खाते में देखिएगा तो 17 प्लस 8 25, 4 29, यानी 29 सीट किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी 78 में से, जिसकी हम बात कर रहे हैं जिन 3 राज्यों की। तो बीजेपी अगर यहां गेन कर ले और बाकी जगह बेहतर परफॉर्म करे तो 350 तक पहुंच सकती है। अब ये कैसे होगा, जरा इसको समझिए। पहले आपको बिहार का बताता हूं। बिहार में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तब से लोग यही बता रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, खत्म। जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाता था कि बीजेपी का हाल हुआ था, तीनों साथ आ गए थे, आरजेडी कांग्रेस जेडीयू, बीजेपी खत्म हो जाएगी विधानसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी वही हाल है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का 3 महीने में ही टेस्ट हो गया। और जब 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ, आपको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सीट है गोपालगंज,
यहां बीजेपी को जीत मिली, महागठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया। जबकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का होम डिस्ट्रिक्ट है, तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब मिलकर लालू राबड़ी के होम डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को जीतने से नहीं रोक पाए। अभी डिटेलिंग बताऊंगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत है ये। और फिर मोकामा की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। अब इस हार में भी कहानी है। यह सीट बाहुबली अनंत सिंह की सीट रही। अब यहां से उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी और इस बार जेडीयू भी साथ में थी। पिछली बार जेडीयू साथ नहीं थी, अनंत सिंह अकेले अपने दम पर आरजेडी से लड़े। अब जरा डिटेलिंग में जाता हूं, देखिए कितनी गहरी कहानी इसमें छुपी हुई है जो आपको 2024 का इशारा देगी। मोकामा, और यह कहां की सीट है? बिहार की सीट है। इसको समझिए, बहुत जबरदस्त कहानी बता रहा हूं। 2020 यहां से अनंत सिंह जीते और मार्जिन क्या था? 35,000 वोट से जीते। और अनंत सिंह किसके कैंडिडेट थे? आरजेडी के। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत का अंतर 2022 जीत का अंतर 16,000 से जीती वोट से। अब आप देखिए, जब अनंत सिंह अकेले अपने बूते सिर्फ आरजेडी से लड़े, जेडीयू उनके साथ नहीं थी, तब वो 35,000 वोट के अंतर से जीते। लेकिन जब उनके साथ जेडीयू खड़ी हो गई और बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ तो उनका मार्जिन घट गया, जबकि लड़ उनकी पत्नी रही थी, कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं था। सेंटीमेंट वोट मिल सकता था, घर की बात थी। तब भी 19,000 वोट गिर गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वोट मिला कितना। 2022 में आप देखेंगे बीजेपी को जो वोट गया है वो गया है 63,003 वोट बीजेपी को। और आरजेडी को कितना मिला? जिनके साथ जेडीयू भी खड़ी थी, 79,744 वोट। जबकि 2020 के चुनाव में अनंत सिंह जब आरजेडी से लड़ रहे थे तब उनको कितना मिला था? 2020 का देखिए, तब आरजेडी को वोट मिला था 78,721 वोट। और 2020 का जब रिजल्ट आप देखेंगे तो इसी में 2020 में जेडीयू अलग थी, उसको वोट मिला था 42,964 वोट और एलजेपी को मिला था 13,331 वोट और आरएलएसपी को मिला था 4,000 वोट। अब अगर आप 2020 के नतीजे के हिसाब से जाएं तो आरजेडी जो है, आरजेडी ये साथ आ गई, जेडीयू साथ आ गई, आरएलएसपी साथ आ गई, तो इन तीनों का वोट अगर आप जोड़ दें 78,000, 42,000 और 4,000, तो कायदे से यहां आरजेडी को कैंडिडेट को करीब 1.25 लाख वोट मिलने चाहिए, 1.25 लाख। पर आरजेडी के कैंडिडेट का वोट कितना बढ़ रहा है? आरजेडी के कैंडिडेट का वोट 78,721 से बढ़कर 79,744 हो रहा है, यानी करीब 1,000 वोट का गेन है। बस सब साथ आ गए तब 1,000 का गेन। और वो पार्टी बीजेपी जो पहली बार वहां लड़ रही है, उसके साथ जेडीयू भी नहीं, उसको सीधा 63,000 वोट मिल गया बॉस। और ये तो तब है जब ये उपचुनाव है, ये तो तब है जब नरेंद्र मोदी का नाम अभी वहां है ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी के फेस पर वहां वोट मांगा जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये तीनों मिलकर लड़ लेंगे कांग्रेस वगैरह सब, तो खत्म मामला। ये तो नहीं दिख रहा, यहां तो बीजेपी का गेन दिख रहा है। ये जेडीयू के 42,000 सीट जो है, वोट जो है, वो तो इधर ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गए भाई, और उन्होंने अपना गेन अलग कर लिया। तो यानी उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बसपा साथ आकर नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को, कमोबेश मोकामा का रिजल्ट कह रहा है कि वैसा ही हाल 2024 में बिहार में हो जाए। अब गोपालगंज सीट के बारे में सुनिए। गोपालगंज में जो रिजल्ट है, वहां बीजेपी को 1794 वोट से जीत मिली।
बीजेपी को 70,053 वोट मिले गोपालगंज के अंदर, आरजेडी को 68,259 वोट मिले और बीजेपी जीत गई। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्प यह है कि ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी को भी काफी वोट मिले और यहीं से आरजेडी का खेल हो गया। बीजेपी को 70,053 वोट मिला, आरजेडी को 68,259, लेकिन उसके बगल में देखिए एआईएमआईएम को मिले 12,214 वोट और बीएसपी को मिले 8,854 वोट। अगर ये सारे वोट आरजेडी को ट्रांसफर हो जाते तो आरजेडी जीत जाती। लेकिन बीएसपी से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रही थी वो कौन थी? सुनिएगा तो हंसी आ जाएगी। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा यानी लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी थी। यानी तेजस्वी के मामा मामी ने नुकसान कर दिया घर में। बाकी बचे ओवैसी भाईजान, उन्होंने तेजस्वी का बड़ा नुकसान किया। जितने वोट से तेजस्वी की पार्टी गोपालगंज में हारी, उससे 7 गुना वोट ओवैसी की पार्टी को मिल गए। तो अभी तक बिहार का रिजल्ट यह कह रहा है कि बीजेपी अपने बूते खड़ी होती दिख रही है। जेडीयू का वोट सीधे सीधे आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा, वो बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। और ये जो महागठबंधन है इसमें महाछेद करने के लिए ओवैसी जैसे लोग बिहार में मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत दिलचस्प है कि बिहार में जो लोग सपना संजो रहे हैं कि बस हो गया खेल खत्म, अब नीतीश जी पीएम की कुर्सी पर, कहानी वैसी बनती दिख नहीं रही है बॉस।